जय हिंद दोस्तों, आप सबका अशोकास एडुकेयर के इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं के दीपांकर आप लोग के बीच अपने लास्ट वीडियो भारत पर विदेशियों के आक्रमण का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं खासकर ईरानी, यूनानी, अरब और तुर्क के आक्रमण के बाद मंगोलों के आक्रमण की कहानी। क्या सीन रहे मंगोलों के आक्रमण की, हम उसकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। अब तक हमने देखा 517 ईरान ने आक्रमण किया, या 516 बीसी की हम बात करें। सिकंदर का आक्रमण जो यूनान से संबंधित था 326 बीसी में हमने देखा, जब यहाँ पे मगध का शासक घनानंद था। वहीं हमने बातें किया 712 ईस्वी का समय, जब हमारे देश पे अरबों का आक्रमण हुआ और उस समय का आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को देखा, जिसने इंडिया में एक नया टैक्स जिसे आप जजिया टैक्स कहते हैं से इंट्रोड्यूस कराया। आगे में चर्चा किया खासकर गजनी से आया हुआ महमूद गजनी, जिसे इस्लाम का सितारा कहा जाता है, जो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला शासक के तौर पे जाना जाता है। वहीं हमने चर्चा किया उसके बाद मोहम्मद गोरी की, जिसने भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान को उत्तरायण के प्रथम द्वितीय युद्ध में परास्त किया और अपने गुलामों को अपने साथ लाया। उन गुलामों में सबसे महत्वपूर्ण या ख़ास हम बात करें जिनका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। बात करें यल्दुस और साथ में कुबाचा। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और सबसे पहला वंश गुलाम वंश को स्थापित करने का काम किया। तो आज का जो हमारा क्लास होगा, मुख्य तौर पे देखा जाए जब मंगोल की बात करेंगे तो मंगोलों का जो आक्रमण रहा वो मूलतः दिल्ली सल्तनत के समकालीन रहा। दिल्ली सल्तनत के समय में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों को जानने से पहले, मंगोल के आक्रमण को जानने से पहले हम मंगोल के बारे में जानें। ये कहाँ से आए, किस तरह के लोग थे, इनका नेचर कैसा था। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि हर इंसान का अपना एक नेचर होती है, एक पहचान होती है। जैसे अब अपने नेचर की बात करें, मेरे एक मित्र ने बताया व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, मेरे चेहरे पे ज़्यादा सीरियसनेस दिखती है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे नेचर में कि जब पढ़ाता हूँ तो मुझ पर सीरियसनेस झलक जाती है। उस तरह देखा जाए तो हर इंसान में अपना एक खास नेचर था। यदि मंगोलों के नेचर की बात करें तो याद रखना है कि मंगोल जो थे एक घुमंतु, लड़ाकू जनजाति थी, जिसका पेशा लड़ना था, जिसका पेशा लूटना था। हत्या करना एक आम बात थी इनके लिए, नृशंस हत्या करने के शौकीन थे। जैसे कुछ लोग हत्या करने पे बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो एक प्रवृत्ति थी इनके अंदर, एक प्रकृति थी, इनकी सोच थी लूटने की, हत्या करने की। और इन कबीलों को इकट्ठा करने का काम सर्वप्रथम देखा जाए तो चंगेज़ खान नाम के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, चंगेज़ खान, वही चंगेज़ खान जिसे खुदा का कहर कहा जाता है। इसके बारे में ऐसी इतिहासकारों का अपना विचार है कि जब यह जिस गांव या शहर से होकर गुजरता था वहाँ लाशों की ढेर भिज जाती थी। मानो ऐसा प्रतीत होता हो जैसे कि खरीफ फसल को पशुओं के एक झुंड ने रौंद के चला गया। वैसा ही दृश्य था चंगेज़ खान, वैसा ही नेचर था चंगेज़ खान का। तो हम इसकी बातें करेंगे। मुख्य तौर पे देखा जाए जो मंगोल थे, इनका जो मुख्य क्षेत्र था, आधुनिक की हम बात करें तो यह मुख्यतः चाइना, चीन, मंगोलिया और रूस के साइबेरियन क्षेत्र तक का हिस्सा उस समय मंगोल का क्षेत्र कहा जाता था, यानी मंगोल जनजातियों का क्षेत्र हुआ करता था।
उस समय हम बात करके देखें तो मंगोलों का जो एक्सपेंशन था, जो उनका मतलब इस्टेब्लिश करने का जो जगह था, वह यूरोप मतलब देखा जाए पूर्व में यूरोप से लेकर पश्चिम में जापान तक फैला हुआ था। उनका जो निवास क्षेत्र था देखा जाए उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में दक्षिण भारत महाद्वीप तक फैला हुआ था। इनके धर्म की बात की जाए तो तेंगरी धर्म से संबंधित थे और उन्हें मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया। और उसकी टाइमिंग को देखें तो मुख्य तौर पर दिखेगा कि 1206 ईस्वी में चंगेज़ खां के द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की जाती है और 1368 तक मंगोल साम्राज्य अपने वजूद में बना रहेगा। बट बात की जाए 1368 के बाद की बात की जाए तो यह धीरे धीरे टूटना शुरू होता है और वहाँ पे उस्मानी साम्राज्य की स्थापना होती है। और आपने पढ़ा होगा कि 1526 का जब वक्त आएगा, 1526 ईस्वी, उस समय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है। यानी बाबर मंगोलों से ही ओरिजिनेट था, मंगोलों के ही वंश से संबंधित था। तो हम आगे की चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि मंगोल का जो आक्रमण हुआ वह भारत पर देखा जाए तो 1221 ईस्वी से लेकर 1308 ईस्वी तक निरंतर होता रहा। यानी मुख्य तौर पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आक्रमण की बात की जाए तो आप देखेंगे चंगेज़ खां। मैं यहाँ पे कुछ आक्रांता की बातें किया हूँ। जी हाँ, आक्रांता मतलब कौन कौन से खास वो सेनानी रहे, वो लीडर रहा। एक बात और समझनी होगी कि खान जो था वो टाइटल था, खान मतलब नेता के सेंस में कहा जाता था। एक नायक के हीरो के रूप में खान शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब हम बातें करने वाले हैं कि प्रमुख आक्रांताओं में कौन कौन शामिल थे यहाँ। तो याद रखें सबसे पहला जो आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया तो नहीं लेकिन करने वाले हालात बने थे, वह था चंगेज़ खां। उस कड़ी में हम देखें कुबलय खां, हलाकू, कादिर, सोलदी, कुतलू खां और अंत में देखा जाए इकबाल मंद। इनका नाम हमें देखने को मिलता है जो शायद आक्रमणकारियों के लिस्ट में सबसे खास थे। यदि हम बातें करें चंगेज़ खां की तो आपको ध्यान रखना है उस समय ईरान के शासक की बात की जाए, उसका पीछा करता हुआ खासकर उसमें नाम आता है जलालुद्दीन मंगबर्नी। क्या बोला मैंने? जलालुद्दीन मंगबर्नी। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मंगबर्नी का पीछा करता हुआ चंगेज़ खां। तत्कालीन भारत तो नहीं करेंगे लेकिन उस समय के भारत, जो पाकिस्तान भी भारत में शामिल था, सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था। और मंगबर्नी ने उस समय के दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश, जो 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कैसे देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो इल्तुतमिश था। 1210 में यहाँ का शासक बनता है। इसने चंगेज़ खां के आतंक से या उसके कहर से बचाने के लिए जलालुद्दीन मंगबर्नी की शरण मांगने की बातों को नज़रअंदाज करता है और चंगेज़ खान के खतरे से भारत को मुक्त करने की कोशिश किया। चंगेज़ खां का इरादा असम होते हुए वापस लौटना था, लेकिन उस समय की कुछ विषम परिस्थितियाँ ऐसी आईं जिस वजह से चंगेज़ खां जिस रास्ते से आया था वहीं से पुनः वापस लौट जाता है। इस प्रकार भारत एक भयंकर या भयावह नरसंहार या भयावह लूट से वंचित रह जाता है, बच जाता है। ये इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद की हम बात करें तो हमें पता चलता है कि हलाकू का वक्त आएगा जब इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, हाँ याद रखेंगे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनने का गौरव हासिल हुआ। रजिया के बारे में कहा था कि यदि वो महिला ना होती तो दिल्ली सल्तनत की सफलतम शासकों में से एक खास शासक होती। रजिया सुल्तान की हत्या उसके भाई के द्वारा यानी बहराम शाह के द्वारा 1240 ईस्वी में करा दी जाती है। 1240 ईस्वी में बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा। बहराम शाह के शासनकाल में यानी 1241 AD में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। उस समय हलाकू के एक लेफ्टिनेंट के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है।
आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और संपत्ति लूटी भी जाती है। हालांकि हम बात करें तो बहराम शाह ने अपनी सेना को उसे रोकने के लिए भेजा था, लेकिन बहराम शाह की सेना मंगोलों के इस आक्रमण को रोक पाने में असफल हो जाती है। मंगोलों के द्वारा अपने मनमाने तरीके से दिल्ली सल्तनत के हिस्सों को लूटा जाता है और पुनः स्वतः ही वे वापस चले जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस समय हमारी प्रशासन व्यवस्था कमज़ोर साबित हुई और मंगोलों ने भारत को लूटा। उसके बाद की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे सामने आती है, जो अगला शासक हमारे बलबन, दिल्ली सल्तनत के महानतम शासकों में एक शासक। अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये गुलाम वंश से संबंधित था। और जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं आप तो आपको पता चलेगा, पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे बुक्स में पढ़े होंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। और गुलाम वंश में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो शासक बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसका गुलाम इल्तुतमिश, जिसके समय हमने अभी देखा चंगेज़ खान का आक्रमण होने की संभावनाएं बनती थी। इल्तुतमिश का जो गुलाम था वह बलबन था। बलबन के बारे में बात कहा जाए तो बलबन की पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी जिस वजह से लोग उसे खरीद पाए, लेकिन भगवान का वास्ता देकर बलबन ने खुद को इल्तुतमिश के हाथों बिकना पसंद किया। और जब यह शासक बना तो इसने राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसमें बलबन ने राजा के पद को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित करने का काम किया। यह पहला ऐसा शासक था जिसने राजा या सुल्तान के पद को बड़ा गौरवान्वित या गरिमा में बनाने की कोशिश करता है। बलबन कहता है, बलबन जो 1266 से लेकर 86 तक दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा, कहता है कि जो शासक है वह ईश्वर की परछाई है। और उसके लिए उसने एक शब्द का प्रयोग किया, जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही शब्द का प्रयोग बलबन ने सुल्तान के लिए किया, मतलब कि सुल्तान ईश्वर का परछाई है, शैडो ऑफ द गॉड्स। तो दूसरा उसने कहा कि जो शासक हुए सुल्तान है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नियाबत खुदा, नियाबत खुदा शब्द का प्रयोग भी किया। सबसे खास हम बात करें तो बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति को अप्लाई किया, लौ एवं रक्त की नीति को अपनाने का काम किया, यानी ताकत के बल पे, तलवार के बल पे शासन करने की नीति को अपनाने का काम किया। या खुल के हंसता नहीं था, अपने लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देता था। बलबन की जहाँ तक बात की जाए तो ध्यान रखना है कि इसने अपने आप को सबसे अलग बनाने की कोशिश किया। खुल के हंसना नहीं, खुल के बोलना नहीं, सबके साथ बातें नहीं करना इसकी खास अंदाज थे। और तो और इसके बारे में खास बातें कही जाती है। इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन कहता है कि जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और मेरे हाथ स्वतः मेरे तलवार पे चले जाते हैं और दिल में इरादा बनता है कि मैं इसका सर कलम कर दूँ। ऐसा सोच था बलबन का, बड़ा क्रूर किस्म का इंसान था। बलबन के समय में मंगोलों के आक्रमण की बात करें तो 2 बार आक्रमण मुख्यतः हुआ, एक 1279 1279 एंड सेकेंड 1285। 2 बार बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। आक्रमण का सामना बलबन के द्वारा काफ़ी सलीके से किया जाता है, लेकिन जानकर हतप्रभ होंगे आप कि बलबन का एक पुत्र जिसका नाम शहजादा मुहम्मद था, वह मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के दौरान मारा जाता है। और यह वजह बनता है अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में बलबन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाता और 85 के बाद ठीक 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था मंगोलों को रोकने का, बलबन के द्वारा किया गया। इसके बाद की बात करें तो गुलाम वंश की समाप्ति के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की। इसके समय में जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 में मंगोलों का एक बार फिर से आक्रमण हुआ। मंगोलों के इस आक्रमण को उसके द्वारा विफल किया जाता है और बहुत सारे मंगोल इस्लाम धर्म को कबूल कर दिल्ली में अपना निवास स्थल बनाएंगे।
दिल्ली में की वो जगह जैसे आज के देश में देखा जाए तो मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। वह मंगोलों के द्वारा स्थापित जगह रहा जहाँ मंगोलों ने अपने आप को निवासित करने का काम किया था। इसके बाद की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मंगोलों के आक्रमण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी जो रहा वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहा। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के महानतम शासकों में एक महान शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी सोच थी विश्व विजेता बनने की, सिकंदर महान की तरह, इसलिए इसे भारत का सिकंदर कहा जाता है या द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था और इसने अपने ससुर की हत्या गले मिलने के दौरान सर काट के कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसकी सेना बड़ी, ये अपने अस्थायी सेना रखने के लिए फेमस था, अपने सेनाओं को ट्रेनिंग देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके सेनाओं को नगद वेतन देकर सेना को मजबूत करने का प्रयास किया। यह ऐसा शासक था जिसके समय में शराबबंदी हो गई थी। इसे डर था कि लोग इसके विरुद्ध में खड़ा ना हो, इसके लिए इसने कई एक कठोर नियम लाने का काम किया था। लेकिन सबसे खास यदि बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की दो बातें नहीं भूले आप सब, उन दो बातों में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। पहली बात है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति बड़ा ही बेजोड़, मैचलेस कह सकते हो आप, जहाँ पे हर चीज़ की अपनी एक सिस्टम व्यवस्था थी, सैनिकों को काफ़ी रियायतें दी जाती थी। तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की बात की जाए वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित रहा। वहीं बात इसकी न्याय व्यवस्था की बात की जाए, इसकी न्याय व्यवस्था भी बेजोड़ थी। ऐसा कहा जाता है इस समय में जज के द्वारा कोई गलत फैसला नहीं सुनाया जाता था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा बड़ा रोचक कहानी बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में यदि किसी जज के द्वारा कोई गलती हो जाती हो तो उस गलती की सज़ा के तौर पे न्यायाधीश को मौत की सज़ा दी जाती थी। इतना ही नहीं, मौत की सज़ा देने के बाद उसके स्किन को निकलवा कर जज की कुर्सी में सेटअप करा दिया जाता था और उसके बेटे को जज बनाया जाता था और उसी कुर्सी पर उसे बैठा दिया जाता था। सोच के देखो दोस्तों, कैसी रही होगी वो कल्पना मात्र से कि यदि कल्पना की जाए तो अपने आप में एक अद्भुत सा दिखता है। उस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति कभी गलत करने की सोच भी नहीं सकता हो। तो ऐसी न्याय व्यवस्था थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार का सिस्टम था। यदि किसी दुकानदार ने वजन करते समय कम वस्तु तौल दी हो और यदि यह शिकायत राजा के पास, सुल्तान के पास पहुंचता था तो जितना कम वजन किया गया था उतना उस व्यक्ति के शरीर से मांस को काटा जाता था। इस तरह की न्याय व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो आप सोच के देखना ज़रा, यदि इस तरह की सोच न्याय के प्रति रही हो तो क्या उस राज्य में कभी भ्रष्टाचार जैसे शब्द मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लोगों में डर था, लेकिन डर भी था, डर का स्वरूप कुछ अलग था। मतलब कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो शांति से परिपूर्ण था, लेकिन शांति, खुशहाली वाली शांति कम थी, शमशान वाली ज़्यादा थी। खैर, हम आते हैं टॉपिक पे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखा जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा, कुछ इतिहासकार, कुछ किताबें लिखती है कि 1 दर्जन से ज़्यादा बार आक्रमण मंगोलों का हुआ। लेकिन कुछ खास किताबें लिखे जाते हैं कि लगभग 6 से 7 बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण की हम खासकर बात करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 1297, 1298, 1299, 1305 एंड 1308 ये कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स थे जिस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। यदि हम बात करें तो कादिर ने 1297 में दिल्ली पर आक्रमण किया। वहीं सोल्दी के द्वारा 1298 ईस्वी में आक्रमण किया गया। कुतलुग ने 1299 में और इकबाल मंद ने 1308 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पे आक्रमण किया। लेकिन मैंने जस्ट अभी कहा कि अलाउद्दीन खिलजी जो खुद विश्व विजेता बनना चाहता, उसको कोई लूटने जाए तो इतना आसान नहीं है लूटना मेरे दोस्त। जो खुद में एक सोच बना रखा हो कि पूरे विश्व को मुझे जीतना है, लोगों को मुझे परेशान करना, उसे कौन परेशान करे।
मंगोलों ने गलती की इसके समय में। तो हमें याद रखना है कि इस दरमियान मुख्य तौर पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायकों में सबसे महत्वपूर्ण हमें नाम देखने को मिलता है जफ़र खां। प्रारंभिक दौर में जफ़र खां ने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, मंगोलों को पूरी तरह खदेड़ने का काम किया। जैसे हम बात करें कादिर को, सोल्दी को उसने गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन इसी दरमियान जफ़र खां की मृत्यु भी हो जाती है और वह जंग में मारा जाता है लड़ते हुए। इसके अलावा हम जफ़र खां के बाद की बात करें तो गाजी मलिक का नाम महत्वपूर्ण तौर पे देखने को मिलता है। गाजी मलिक, हाँ ये गाजी मलिक अपने आप में भी खास नाम है। वजह ये गाजी मलिक आगे चल के खिलजी वंश के बाद गयासुद्दीन के नाम से तुगलक वंश का शासक बनेगा और तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो प्रश्न पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक। इसके साथ हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण सेनानी का नाम आता है मलिक कफूर। मलिक कफूर नाम सुना होगा आपने। मलिक कफूर की विशेषता की बात करें, वह गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीदा गया था। उसके बारे में एक वर्ड प्रयोग किया जाता है, उसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि ही इज़ नो मेल नो फीमेल, वह थर्ड जेंडर के तौर पे जाना जाता था मलिक कफूर। लेकिन बहादुरी की बात की जाए तो उसकी बहादुरी का कोई जोर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी दक्षिण का अभियान किया, उस दक्षिण के अभियान को सक्सेस करने का जो मतलब चुनौती था या जो जिम्मेवारियाँ थी वो मलिक कफूर के हाथ में थी। या मलिक कफूर वह शासक था जिसने गोलकुंडा को जीतकर गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था। तो ये सारी बातें हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में महत्वपूर्ण आक्रमण हुए मंगोलों का, लेकिन उस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि इस समय हमारे पास जो केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय जो गवर्नमेंट था वह बड़ा शक्तिशाली था, वह किसी भी परिस्थिति को फेस करने के काबिल था। उसमें वो अपने आप को एक उसके पास सर्वोच्च आप कह सकते हो उच्च लेवल की सेना थी। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण होता रहा, उस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय मतलब दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा दिया जाता रहा। यहाँ तक मंगोलों की बात करें तो लगभग 1368 में मंगोल का आक्रमण लगभग समापन हो जाता है। और वहाँ पे हम बात करें तो इसी मंगोल से निकलकर एक नया नाम आता है जिसका नाम सुना होगा आपने, बाबर। बाबर से पहले की हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा चंगेज़ खां के वंश से रिलेटेड था तैमूर लंग। तैमूर लंग चंगेज़ खां का वंशज ही का माना जाता है, जिसने समरकंद के आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह विजित करने का काम किया और अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। उसने अपने पौत्र को, चूँकि हमेशा याद रखेंगे हिंद को जीतने का ख्वाब विदेश के सभी लोगों ने देखा। सोच के देखो क्या अंदाज रहा होगा, क्या रुतबा रहा होगा अपने भारत का, कि विश्व का लगभग हर खास देश, हर खास व्यक्ति भारत की तरफ मुख करना चाहा। क्या गौरव रही होगी उस समय हिंदुस्तान की, जहाँ पे हर कोई आना चाहा, हर कोई ललायित रहा यहाँ पे इंटर्ड होने के लिए। 1398 ईस्वी, ध्यान रखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण ईयर होगा। 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली अभियान की तरफ आगे बढ़ेगा और अक्टूबर 1398 में वह समरकंद से चलकर नवंबर 1398 में दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली में उस समय यदि हम शासक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली का शासक उस वक्त तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद। बट बता दूं कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो भी शासक है वे बहुत ही निर्बल अयोग्य शासक थे। उनका जीवन विलासिता में जीता, उनके पास कोई सोच नहीं था, कोई दर्शन नहीं था, कोई आप देखो तो वहाँ पे कोई खास उनकी पॉलिसी नहीं थी राज्य को चलाने की। नासिरुद्दीन महमूद के समय में जब तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में होगा तो नासिरुद्दीन महमूद अपनी
दिल्ली को छोड़कर भाग जाएगा। वह उसके आतंक को सुनकर ही भाग जाता है और तैमूरलंग के द्वारा दिल्ली को बुरी तरह से लूटा जाता है, भयंकर कत्लेआम की जाती है। और इस कत्लेआम में तैमूरलंग का साथ देता है खिज़्र खां। खिज़्र खां, हाँ याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम होगा। खिज़्र खां वही था जिसने दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सैयद वंश की स्थापना किया। इसने तैमूरलंग की मदद की। तैमूरलंग मुख्य तौर पे देखा जाए दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर, पापकरम जैसे जगहों को लूटता हुआ आया और यहाँ तक कि वह इंटर्ड करके मथुरा, उज्जैन, फिरोज़ाबाद, आगरा जैसे शहरों को भी लूटता है और अंत में लूटता हुआ वह वापस समरकंद चला जाता है। इस दौरान उसने खिज़्र खां को दीपालपुर, खासकर लाहौर और मुल्तान का में अपना प्रतिनिधि घोषित करके जाता है और वक्त मिलते ही खिज़्र खां ने दिल्ली सल्तनत को अपने अंतर्गत, अपने अधिकार में, अपने अधीन कर लेता है। तो याद रखिएगा, अब तक जितने भी आक्रमण मंगोलों का या विदेशियों का आक्रमण हुआ था, उन सभी आक्रमणों में अकेला आक्रमण, यदि अकेले व्यक्ति सिंगल एकक तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला जो आक्रमण था वह तैमूरलंग का आक्रमण था। तो हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तैमूरलंग का आक्रमण सभी आक्रमणों में ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला था। इसके बाद की हम बात की जाए तो हमें याद रखना है बाबर का भारत पे आक्रमण होता है। बाबर को समझने जाने के लिए हमें ऑलरेडी मतलब एक अलग सी टॉपिक ही होती है जब हम मुग़ल साम्राज्य की बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा बातें यहाँ पे करना चाहूँगा बाबर के बारे में। बाबर ऐसे देखा जाए तो फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा उसके पिता का नाम था और कुतुब निगार खान उसकी माँ के नाम थी। वह पिता की ओर से तैमूरलंग के से था और चंगेज़ खां अपनी पत्नी की तरफ से देखा जाए तो मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि वह तैमूर और चंगेज़ खान का सम्मिश्रण, खून का सम्मिश्रण था बाबर। बाबर फरगना का शासक बनता है लेकिन उसके अपनों के द्वारा उसे वहाँ से ठोकर मार के भगा दिया जाता है। वह एक अस्थायी साम्राज्य की तलाश में होता है और उसकी तलाश उस समय ख़त्म होती है जब हमारे भारतीय शासकों के द्वारा ही या भारत के लोगों के द्वारा ही उसे आमंत्रित किया जाएगा। उस स्थिति में जब दिल्ली सल्तनत का पे लोदी वंश का शासन होगा और लोदी वंश में उस समय शासक इब्राहिम लोदी होगा। अब जैसे ही आपके मन में लोदी वंश है, आप याद रखेंगे लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था। प्रश्न पूछे कि प्रथम अफगान वंश का नाम बताओ, लोदी वंश। संस्थापक कौन सा? बहलोल लोदी। लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक रहेगा। इसके अपने चाचा के द्वारा और पंजाब के सूबेदार के द्वारा बाबर को आमंत्रित किया जाएगा भारत पे आक्रमण करने के लिए। भारत पे आक्रमण करेगा और आपको पता होगा या हम सब जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। हमें यह भी याद रखना होगा सबसे खास कि बाबर ने पानीपत के जंग लड़ा, तो क्या यह पानीपत का जंग उसका पहला जंग था भारत के साथ? नहीं। आपको याद रखना होगा कि बाबर का भारत पे आक्रमण 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसके पहले की बात करें तो 1519 से लेकर 1526 के बीच में बाबर ने अब तक कुल 5 बार भारत पे आक्रमण किया था और बागौर जैसे और भेड़ा से जगहों को जीत कर उसने अपने अंतर्गत कर रखा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था अपने आप में एक आप इसे माइलस्टोन कह सकते हैं। एक आप यहाँ पे एक ऐसा इतिहास में परिवर्तन होने का जगह है जहाँ पे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। पानीपत के जंग के बाद मुग़ल वंश की स्थापना होती है। एक नए युग का सूत्रपात होता है, एक नया कल्चर, एक नई सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो बाबर ने पानीपत के इस जंग में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया और इस जंग में याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो इस जंग में लड़ते हुए मारा जाता है। इस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से चलते हुए तैमूरलंग और बाबर तक आते आते भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अभी तक सभी आक्रांताओं में बाबर एक ऐसा आक्रांता था जिसने मंसूबा बनाया कि मैं भारत पे आक्रमण किया और भारत का ही बन के रह गया और बना 1526 में भारत का बना और 1857 ईस्वी की क्रांति तक लगातार मुग़ल वंश का वस्तुत या वजूद बना रहा।
अंग्रेज़ों के द्वारा मुग़ल साम्राज्य का वजूद समाप्त किया गया। तो आज की क्लास में इतनी ही बातें करना चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन मैं इतनी ज़रूर बातें बोलूँगा कि आप सब इस वीडियो को पूरी तरह देखें, ध्यानपूर्वक देखें, अपने दिमाग के ढक्कन को ओपन करके सुनें। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मंगोल का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण और बाबर का आक्रमण समझ में आया होगा। यदि आपको लगे ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारी गुजारिश हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सके, ताकि आपका जो मिशन है, आपके उस मिशन में हम भागीदार बन सकें। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। जय हिंद दोस्तों।